हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकृति का विज्ञान में। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है फीवर। तो हमने पिछली कई वीडियो में अलग अलग फीवर्स की बात करी, जैसे कि टाइफाइड फीवर, डेंगू फीवर, मलेरियल फीवर की बात करी। तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि ये फीवर है क्या। तो चलिए फीवर के बारे में आज डिटेल में बात करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फीवर क्या है। तो टेक्निकली हम फीवर को समझे कि फीवर क्या है। तो फीवर का मतलब है कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अधिक बॉडी के टेम्परेचर का हो जाना, यानी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज नोन एज फीवर। तो पहले हमें जानना होगा कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। तो इसका कोई एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं है कि इस लेवल के फीवर को हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट पीपल्स में अलग अलग सेट पैरामीटर हो सकता है जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कहलाएगा। तो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को एक रेंज में माना गया है कि 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है। यानी कि फ़ारेनहाइट में हम इसे समझे तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इसी रेंज से ऊपर अगर बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो उसको हम फीवर कहते हैं। तो अगर हम इस रेंज को देखें तो आखिर किस बॉडी टेम्परेचर को हम फीवर कहेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर है और हम अलग अलग पार्ट्स में बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम ओरल टेम्परेचर जो जनरली हम चेक करते हैं, उसके अलावा एक्सिलरी टेम्परेचर हम चेक करते हैं, उसके अलावा रेक्टल टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फीवर को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से डिफाइन किया गया है। तो अगर ओरल टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पाया जाता है तो उसको हम फीवर कह सकते हैं। इसके अलावा जब अगर हम रेक्टल टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो यदि अगर रेक्टल टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पाया जाता है तो उसको फीवर माना जाता है। यदि अगर हम एक्सिलरी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, यानी कि आर्मपिट में थर्मामीटर को लगा के उसको मेजर कर रहे हैं, तो यदि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का अगर बॉडी टेम्परेचर मेजर होता है तो उसको हम फीवर मान सकते हैं। तो यदि अगर आपको ओरल टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मिलता है, एक्सिलरी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मिलता है और रेक्टल टेम्परेचर आपको 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मिलता है तो उस बॉडी टेम्परेचर को हम फीवर कहते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर आ गए हैं। कोविड के टाइम पे हम फोरहेड के सामने मशीन को रख के बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसमें अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर मिल रहा है तो उसको फीवर मानना चाहिए। अब ये जो फीवर है बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के कारण भी पाया जाता है और इन्फेक्शियस कॉजेज में तो ज्यादातर में पाया जाता है, यानी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में फीवर आपको देखने को मिलता है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में हम देखते हैं कि कैंसर हो गया, वैक्सीनेशन के टाइम हो गया, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई पेशेंट में। तो इस तरीके से क्रॉनिक कंडीशंस में आपको फीवर बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है। अब जिन कंडीशंस में ये होता है उस हिसाब से ये माइल्ड से लेके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक भी जा सकता है। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर की बात करते हैं कि आखिर फीवर बॉडी में जनरेट कैसे होता है। तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को जिस भी लेवल पे अटेन करना है ये उस लेवल पे बॉडी के टेम्परेचर को सेट कर देता है और फिर बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटी करवाता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। ऐसा कोई भी स्टिमुलस जो फीवर को ट्रिगर कर सकता है उसको पायरोजन कहते हैं। अब ये पायरोजन एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, एंडोजेनस भी हो सकते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर के भी हो सकते हैं और बॉडी के अंडर भी हो सकते हैं। तो जैसे ही ये पायरोजन बॉडी में रिलीज होते हैं ये पायरोजन प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन करवाता है और स्पेसिफिकली PGE2 नामक प्रोस्टाग्लैंडिन को ये सेक्रेट करवाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है और इसको एक्ट करने के लिए 4 रिसेप्टर हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट हैं जिनको EP1 से लेके 4 तक डिनोट किया गया है। ये इन रिसेप्टर पे एक्ट करके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होने के बाद डिफरेंट एक्टिविटी को स्टार्ट करता है जो कि बॉडी में हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को हायर थर्मोस्टेट पे सेट करने के लिए 2 मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। फर्स्ट मैकेनिज्म जो होता है वो वर्क करता है कि बॉडी के टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज किया जाए
और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो बॉडी से हीट के लॉस को रोकता है, यानी कि ये हीट रिटेंशन पे वर्क करता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए बेसिकली जो बॉडी की मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं। मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन में जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी की मसल्स से हीट जनरेट होती है। और जब हीट रिटेंशन की बात आती है तो हीट रिटेंशन को रोकने के लिए यानी हीट को होल्ड करने के लिए बॉडी की पेरिफेरल ब्लड वेसल्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जाती हैं, जिसकी वजह से वो हीट को लॉस होने नहीं देती और बॉडी हीट कंजर्व करती है। अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट होती है, और क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है इसीलिए पेशेंट को ठंडा लगने लगता है। तो स्टार्टिंग फेज में जब इस मैकेनिज्म को किया जा रहा है तो पेशेंट में आपको शिवरिंग और कोल्ड दिखने को मिलता है। तो इन दोनों मैकेनिज्म की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, साथ ही साथ बॉडी का नर्वस सिस्टम भी इसमें हेल्प करता है। नोरेपिनेफ्रिन को सेक्रेट करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में थर्मोजेनेसिस स्टार्ट करवाता है, साथ ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है और बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इन सब प्रोसेसेस का एंड रिजल्ट ये होता है कि हाइपोथैलेमस जो डिजायर थर्मोस्टेट चाह रहा होता है उस पे बॉडी का टेम्परेचर रीच कर जाता है और इसकी वजह से बॉडी में फीवर आता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ फीवर्स की बात करते हैं। तो अगर हम फीवर के ड्यूरेशन और पैटर्न को ध्यान में रखें तो हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं फीवर को। तो जैसे कि पहला हो सकता है कॉन्टिन्यूअस फीवर, उसके अलावा रेमिटेंट फीवर हो सकता है, उसके अलावा इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, उसके अलावा एक स्पेशल फीवर है जिसको पहले एब्स्टीन फीवर कहते हैं, उसके अलावा साइक्लिक फीवर हो सकता है, उसके अलावा आपको क्वार्टेडियन फीवर देखने को मिल सकता है, डबल क्वार्टेडियन फीवर देखने को मिल सकता है, टर्शियन फीवर देखने को मिल सकता है, कॉटन फीवर देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सारे टाइप्स की हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फीवर की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फीवर ऐसे फीवर को कहा जाता है कि जो कॉन्टिन्यूअसली बना रहता है, यानी कि अगर हम 24 आवर के ड्यूरेशन को देखें तो कभी भी ये फीवर पूरे दिन में उतरेगा नहीं, यानी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आएगा और जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का नहीं होगा, लेस होगा। ऐसा फीवर लगातार बना रहेगा और हमें ये किन कंडीशंस में देखने को मिल सकता है, ये हमें टाइफाइड में देखने को मिल सकता है, ये हमें लोबार निमोनिया में देखने को मिल सकता है, ये हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर हम दूसरे फीवर रेमिटेंट फीवर की बात करें तो ये भी सेम कैरेक्टरिस्टिक कॉन्टिन्यूअस फीवर का तरह ही है, बट एक बेसिक डिफरेंस है, इसमें भी फीवर लगातार 24 घंटे में हमेशा बना रहेगा, कभी भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे नहीं आएगा। बट जो इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का होता है, यानी कि कभी टेम्परेचर आपको 101 रह सकता है, कभी 102 रह सकता है, कभी 103 रह सकता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस फीवर में आइदर ये 101 या 102 रहेगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब ये रेमिटेंट फीवर किन किन कंडीशन में आ सकता है, तो ये 2 फेमस कंडीशन, यानी टाइफाइड फीवर में आपको रेमिटेंट फीवर देखने को मिल सकता है, इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी आपको रेमिटेंट फीवर देखने को मिल सकता है। तो अब तीसरे फीवर की बात करते हैं, पैलेब्स्टीन फीवर की। ये एक स्पेशल तरीके का फीवर है। ये फीवर एक लॉन्गर ड्यूरेशन वाला फीवर है और इसमें यह देखा जाता है कि एक बहुत लंबे पीरियड तक फेब्राइल पीरियड रहता है, उसके बाद एक बहुत लंबे पीरियड तक एफेब्राइल फीवर रहता है। इसमें देखा जाता है कि लगभग 3 दिन लेता है फीवर राइज करने में, फिर उसके बाद अगले 3 दिन तक ये फीवर बना रहता है, फिर उसके बाद और अगले 3 दिन ये फीवर डाउन होने में यानी उतरने में लेता है। इस तरीके से 9 डेज ये फीवर बना रहता है और उसके बाद लगभग 9 डेज का फिर एफेब्राइल पीरियड आता है और इसी तरीके से ये आगे भी कॉन्टिन्यूअसली बना रहता है। तो ये स्पेशल प्रकार का फीवर है पैलेब्स्टीन फीवर और ये बहुत यूनिक डिजीज की, जिसको हम हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं, उसमें ऐसा इस तरीके का फीवर होता है। अब आगे हम इंटरमिटेंट फीवर की बात करते हैं। तो इंटरमिटेंट फीवर में देखा जाता है कि पेशेंट में पूरे 24 घंटे फीवर नहीं आता, ये कुछ समय के लिए दिन के 24 घंटे में फीवर आता है, फिर उसके बाद फीवर उतर जाता है। अब इसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फीवर में ही एक वेरिएशन हो सकता है क्वार्टेडियन फीवर है। इसमें ये सेम इंटरमिटेंट फीवर की तरह है, यानी कि पेशेंट को 24 आवर्स में किसी एक टाइम में फीवर आएगा और रिमेन्स अदर टाइम फीवर नहीं रहेगा, आइदर डे में फीवर रहेगा पेशेंट को या नाइट में फीवर रहेगा। अब इसके बाद एक डबल क्वार्टेडियन फीवर कहा जाता है। डबल क्वार्टेडियन फीवर का मतलब है कि 24 घंटे में पेशेंट को 2 बार फीवर आएगा, एक टाइम 12 आवर में दिन के में आएगा और अदर 12 आवर नाइट में आएगा, यानी दिन में 2 बार फीवर आएगा पेशेंट को और बाकी अदर टाइम्स बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे रहेगा। अब इसके बाद आता है टर्शियन फीवर।
टर्शियन फीवर एक ऐसा फीवर है, इसमें फर्स्ट डे में पेशेंट को फीवर आएगा और जो दूसरा दिन रहेगा वो एफेब्राइल रहेगा, यानी उसमें पेशेंट को फीवर नहीं आएगा। फिर वंस अगेन थर्ड डे में आपको पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, यानी अल्टरनेट डेज पे फीवर चलता है। ऐसे फीवर को हम टर्शियन फीवर कहते हैं। अब इसके बाद आता है कॉटन फीवर। कॉटन फीवर में क्या देखा जाता है, फर्स्ट डे में पेशेंट को फीवर आएगा, फिर अगले जो नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें एफेब्राइल पीरियड रहेगा, यानी पेशेंट को फीवर नहीं आएगा, और फिर फोर्थ डे में फिर दोबारा पेशेंट को फीवर आएगा, यानी फीवर बीच के 2 दिन छोड़ के आता है, हर चौथे दिन पेशेंट को फीवर आता है, इसीलिए हम इसे कॉटन फीवर कहते हैं। अब इन सब के अलावा सेप्टिक फीवर भी हो सकता है पेशेंट में, ये ड्यू टू सेप्सिस हो रहा है, और इसमें ये देखा जाता है कि हाई ग्रेड फीवर आता है पेशेंट में, और इस फीवर में एंटीपायरेटिक का भी कोई असर देखने को नहीं मिलता, तो इस प्रकार के फीवर को सेप्टिक फीवर कहते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि आपने पहले एब्स्टीन फीवर देखा था, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फीवर आता है, फिर उसके बाद लॉन्गर ड्यूरेशन एफेब्राइल पीरियड रहता है, उसी तरीके का एक फीवर है जिसको हम साइक्लिक रिकरेंट फीवर कहते हैं। इस फीवर में देखा जाता है कि पेशेंट में दिनों से लेके हफ्तों तक फीवर आ सकता है, और फिर उसके बाद आगे एफेब्राइल पीरियड भी दिनों से लेके हफ्तों तक रह सकता है। तो ऐसे फीवर को हम साइक्लिक रिकरेंट फीवर कहते हैं। साथ ही साथ इसको पीरियोडिक फीवर भी कहा जाता है। ये आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिल सकता है, क्रोन्स डिजीज में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्टिल डिजीज एक नाम की डिजीज है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फीवर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और इन पैटर्न्स के हिसाब से हम इनको टाइप्स देते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बहुत छोटा टॉपिक है, बट हमें बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर को समझना चाहिए, इनके डिफरेंट पैटर्न को समझना चाहिए। आगे भी मेरे साथ में बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की इस वीडियो के साथ आपको अलविदा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।